नमस्ते। क्या आप जानते थे कि भारत में 50 के आसपास अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं? जी हाँ, 50 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स। अगर आप नहीं जानते थे तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूँगा कि इन सारे तरह के डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से म्यूचुअल फंड की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, और किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है। तो आओ बिना देर किए देखते हैं कि आपके पास किस किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ऑप्शंस है। तो देखिए, भारत में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनको आप लार्जली 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले है इक्विटी स्कीम्स। ये सबसे बड़ा कैटेगरी है। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स में जितना भी पैसा डला है भारत में, उसका 60% पैसा इक्विटी स्कीम्स में है। इक्विटी मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो शेयर बाज़ार, ओके, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, और स्टॉक्स रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल ऑप्शंस होते हैं वगैरह, तो वो सब में जो पैसा डालता है म्यूचुअल फंड द्वारा, वो उसको कहा जाता है इक्विटी स्कीम्स। सेकेंड कैटेगरी है डेब्ट स्कीम्स। डेब्ट स्कीम्स मतलब जैसे आप डेब्ट का मतलब समझते हो कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, राइट? तो आपको उसको पैसे तो लौटाना ही है, साथ साथ में इंटरेस्ट भी लौटाना है। तो डेब्ट स्कीम्स किन किन चीज़ों में पैसा निवेश करते हैं, मतलब जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है वो किन किन में पैसा डालते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, जैसे कंपनीज बॉन्ड्स इशू करते हैं, जैसे कंपनीज़ को पैसे उधार लेने हैं तो वो बॉन्ड इशू करते हैं और उसमें उनको कैपिटल भी लौटाना है और इंटरेस्ट भी देते रहना है। उसके अलावा बैंक्स बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो ये सारा जो भी लोन पे पैसा दिया हुआ रहता है और उस पर आपको लोन का पैसा रिटर्न करना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, वो सारा डेब्ट स्कीम्स में आता है। इसमें ऑलमोस्ट 26 से 27% म्यूचुअल फंड्स में जितना भी पैसा है भारत में, 26 से 27% डेब्ट स्कीम्स में जाता है। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी स्कीम्स एज वेल एज डेब्ट स्कीम्स। मतलब शेयर बाज़ार में भी पैसा डालेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पैसा फिक्स्ड इनकम में भी डालेगा, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी डालेगा। उसको हाइब्रिड स्कीम्स कहते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 8% के आसपास पैसा म्यूचुअल फंड्स में जितना भी है उसमें से 8% हाइब्रिड स्कीम्स में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, जैसा अगेन नाम से पता चल रहा है कि दीज स्कीम्स आर रिलेटेड टू सम सॉल्यूशन। जैसे आपका किसी को रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जिसमें आपका लॉक इन रहेगा और आपको रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पैसा निवेश कर सकते हैं। मान लो आपका छोटा बच्चा है, आपको ऐसा चाहिए कि जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाए, ग्रेजुएशन करने जाए, तो आपके पास एक कॉर्पस जमा हो। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स उस हिसाब से निवेश करते हैं। तो चिल्ड्रंस जब मैच्योर होंगे तब उनको पैसे मिलेंगे, उस तरह के स्कीम्स हैं। तो ये जो भी सोल्यूशन रिलेटेड रहते हैं, आपको शादी के लिए पैसा जमा करना है तो आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो। जो भी सोल्यूशन रिलेटेड रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है अदर स्कीम्स। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे ETFs हो गए, जैसे इंडेक्स फंड्स हो गए, जैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। तो ये मेन 5 कैटेगरीज हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज कर सकते हो। अब हम हर एक टाइप के स्कीम्स का डिटेल में उनका एनालिसिस देखेंगे कि उनमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेस्ट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी स्कीम्स में कौन से डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं। तो इक्विटी स्कीम्स का सबसे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज़ मतलब स्टॉक्स या शेयर्स सिंपल भाषा में। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म का मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप इक्विटी स्कीम्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है।
तो इक्विटी स्कीम म्यूचुअल फंड में आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपको पता है कि मिनिमम अगले 3 साल तक मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इक्विटी स्कीम इन्वेस्टर्स आर फॉर हाई रिस्क एपेटाइट एंड लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इन्वेस्टर्स। अब इसमें डिफरेंट कौन से टाइप के कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में जो भी फंड मैनेजर है उसको मिनिमम 75% पैसा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना पड़ेगा। और उसमें भी क्लियर ब्रेकअप दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 25% लार्ज कैप में डालना है, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में डालना है और मिनिमम 25% मिड कैप में डालना है। बाकी का 25% फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि कैश कॉल लेना है या लार्ज कैप में ज़्यादा डालना है या स्मॉल कैप में या मिड कैप में, राइट। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को मिनिमम 65% पैसा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है। उसके अलावा वो कैश कॉल ले सकता है, मतलब कैश में पैसा रख सकता है या फिर थोड़ा बहुत डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल सकता है वगैरह, बट मिनिमम 65% उसको इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना है। लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर को मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में डालना है। तो अगर आपने लार्ज कैप स्टॉक में पैसे डाले हैं तो आपका मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा, बाकी का 20% वो मिड कैप, स्मॉल कैप, कैश में रख सकता है या कुछ और कर सकता है। फिर आते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसमें फंड मैनेजर को मिनिमम 35% लार्ज कैप में डालना है और मिनिमम 35% मिड कैप फंड्स में डालना है। अब आते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपका पैसा मिनिमम 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा और मिनिमम 35% मिड कैप में जाएगा। उसका बाकी का जो 30% है वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो लार्ज कैप में ज़्यादा डालना चाहता है, उसको वैल्यूएशन वहाँ अच्छे लग रहे हैं, या मिड कैप में डालना चाहता है या स्मॉल कैप में डालना चाहता है या किसी और में। मतलब 30% की फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी कि वो लार्ज और मिड कैप के अलावा भी डाल सकता है या इनमें एलोकेशन बढ़ा भी सकता है। उसके बाद आता है मिड कैप फंड। उसमें भी अगर आपने पैसा डाला है तो मिनिमम 65% आपका पैसा मिड कैप स्टॉक्स में जाएगा, बाकी का 35% फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जहाँ भी उसको अच्छे रिटर्न्स के स्कोप दिखे वहाँ निवेश कर सकता है। स्मॉल कैप फंड में अगेन अगर आपने पैसा डाला है तो मिनिमम 65% आपका पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही फंड मैनेजर को डालना पड़ेगा। अब आते हैं डिविडेंड यील्ड फंड पे। तो ये ऐसा फंड है जहाँ पर फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ऐसे स्टॉक्स में निवेश करे जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो। तो जनरली जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो थोड़े हाई डिविडेंड्स देते हैं, या फिर जो मैच्योर बिजनेसेस हैं, मतलब जहाँ पर अच्छा कैश फ्लो हो रहा है, जैसे आईटी स्टॉक्स हो गए, जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, जैसे काफ़ी सारे बैंक्स या पीएसयूज हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स में डालता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा लो रहता है बिकॉज ऐसे जो मैच्योर बिजनेसेस हैं उनके स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कम रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। उसके बाद आते हैं मोमेंटम फंड। तो मोमेंटम फंड में फंड मैनेजर को ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो, मतलब 200 डीएमए के ऊपर चल रहा हो, स्टॉक 52 वीक हाई की तरफ चल रहा हो और आगे भी अच्छे रिटर्न्स देने की शक्यता हो। तो मोस्टली फंड मैनेजर को ऐसी स्टॉक्स में डालना पड़ेगा जहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, स्टॉक काफ़ी पिछले कुछ हफ्ते कुछ महीनों से काफ़ी भाग चुके हैं और अपेक्षा है कि आगे भी वो अच्छे रिटर्न्स देंगे। फिर आते हैं वैल्यू फंड। तो वैल्यू फंड आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मोमेंटम फंड का उल्टा है। वैल्यू फंड ऐसा है कि फंड मैनेजर को जनरली ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स चुनने हैं जो काफ़ी पिटाई हो रखी है, काफ़ी करेक्शन हो रखा है, कोई उसको ख़रीदना नहीं चाहता, बट फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं इसमें डीप वैल्यू है। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, इंडस्ट्री के लिए थोड़े टेलविंड्स होने लगेंगे, हेडविंड्स कम होने लगेंगे, तो कंपनियों के अच्छे नतीजे आने लगेंगे और स्टॉक प्राइसेस भी अच्छे चलने लगेंगे। तो ये टर्न अराउंड स्टोरीज़ या टर्न अराउंड सेक्टर्स में पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं। और वैल्यू फंड में कई बार
कुछ ऐसे भी फंड्स होते हैं जिसमें बहुत डिफाइंड होता है कि हम इतने पी के नीचे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, या जिनका पेग रेशियो इससे कम होगा उसी में निवेश करेंगे। तो वो डिफरेंट जो फंड हाउसेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बट मोस्टली दे कैन नॉट बाय स्टॉक्स जहाँ पर बहुत वैल्यूएशंस हाई हो रखे हैं, 70, 80, 100 के पी में ट्रेड हो रहे हैं वगैरह। अब आते हैं कॉन्ट्रा फंड। तो कॉन्ट्रा फंड अगेन वैल्यू फंड से सिमिलर आप मान सकते हो। अगेन कॉन्ट्रा फंड में ऐसा ही है कि उनको ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने हैं जहाँ पर काफ़ी पिटाई हो रखी है, स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर चुके हैं, कोई उसको ख़रीदना नहीं चाहता, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि ये सेक्टर, ये स्टॉक्स टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो वो उसमें निवेश कर सकता है। अब वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे वैल्यू फंड में आप जिनके पीईज बहुत कम है आप उनको गिन सकते हो कि स्टेबल कंपनीज, लो ग्रोथ कंपनीज, वो वैल्यू फंड में आ जाते हैं। कॉन्ट्रा फंड में हो सकता है कि उन कंपनीज, उन सेक्टर्स के थोड़े पीई हाई भी हों लेकिन वो चल नहीं रहे हैं इतने, तो कॉन्ट्रा फंड वाले उसमें भी एलिजिबल हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं फोकस्ड फंड पे। तो फोकस्ड फंड का डेफिनेशन है कि उनको बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे ही निवेश करना होता है, बहुत ही एक फोकस्ड अप्रोच। इनफैक्ट काफ़ी सारे फंड्स में स्ट्रैटेजी डिफाइंड होती है कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो पैसा, उससे ज़्यादा नहीं। आइडियली 20-25 वैसे स्टॉक्स में ही सारा पैसा निवेश करते हैं, तो काफ़ी फोकस्ड कॉल लेते हैं। तो इसमें रिस्क भी इन अ वे थोड़ा ज़्यादा रहता है बिकॉज फोकस्ड पोर्टफोलियो है, तो किसी स्टॉक में एलोकेशन काफ़ी हाई है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका रिटर्न्स इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन रिटर्न्स भी हाई हो सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर लिए, तो रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया दे सकते हैं बिकॉज आपका पैसा कुछ ही स्टॉक्स में रिस्ट्रिक्टेड है, उन्हीं स्टॉक्स में पैसा डला हुआ है। अब आते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। तो ये आपने ज़्यादातर सुना ही होगा, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड हो सकता है, आईटी का फंड हो सकता है, एफएमसीजी का फंड हो सकता है, तो एक स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करते हैं। फिर हो सकता है थीमेटिक फंड हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड, टूरिज़्म फंड, सस्टेनेबिलिटी फंड। तो ये थीम्स पे डिपेंड करता है, उन पे पैसा निवेश करते हैं। और लास्ट है ELSS। ये एक सरकार ने स्कीम स्टार्ट की थी कि अगर आप इनमें पैसा डालोगे तो आपका पैसा नॉन टैक्सेबल होगा और आपको ATC में एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन इसमें मिनिमम 3 साल का लॉक इन होता है। तो इसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये अब धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएगा बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम में माइग्रेट हो रहे हैं, बिकॉज ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी ज़्यादा कुछ बेनिफिट बचा नहीं है, स्पेशली आफ्टर अभी जो लास्ट बजट आया उसमें न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी ब्रैकेट्स बढ़ा दिए हैं, टैक्स में काफ़ी कटौती की है। तो बहुत ही कम प्रतिशत इन्वेस्टर ऐसे बचे होंगे जिनका ओल्ड टैक्स रेजिम में कुछ फ़ायदा होता होगा। ज़्यादातर लोगों को अभी न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट करके ही फ़ायदा है, टैक्स कम देना पड़ेगा। और ELSS जैसे कोई एग्जेम्पशन अभी न्यू टैक्स रेजिम में है नहीं, तो धीरे धीरे ये स्कीम फेड आउट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कैसा फंड सूटेबल है। तो आप स्क्रीन में जितने भी फंड्स देख रहे हो, इनमें से जो मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड, ये 4 फंड्स सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा रिस्की हैं, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो उस सेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मान लो कोई बंदा है बंदा या बंदी है जिसने बैंकिंग इंडस्ट्री में 20 साल तक काम किया है, उनको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में इन एंड आउट सब डिटेल में पता है, उनको पता है कि किस एनवायरनमेंट में बैंकिंग कंपनियां
या बैंक्स अच्छा करती हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, किस एनवायरनमेंट में उनका रिजल्ट्स ख़राब होता है। तो जिनको उस इंडस्ट्री के बारे में या उस थीम के बारे में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैलिड है, उन्हीं के काम की चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज कैसा है ना कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी थीम में नेगेटिव टर्न आ सकता है, डाउन साइकिल आ सकता है। तो अगर आपका पैसा ऐसे इंडस्ट्री या सेक्टोरल स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड में फंसा रहेगा तो चांसेस है कि काफ़ी टाइम तक आपका नेगेटिव रिटर्न्स हो सकता है। तो ये सब झंझट क्यों पालना है? वाई डू यू वॉन्ट टू टेक दैट इंडस्ट्री कॉल और थीम कॉल? वो काम आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दो ना। तो ये वाला फंड मैं डेफिनेटली लोगों को अवॉइड करूँगा अनलेस यू हैव वेरी डीप नॉलेज ऑफ दैट इंडस्ट्री या थीम। मल्टी कैप फंड एग्रेसिव इसलिए है बिकॉज 25% स्मॉल कैप और 25% मिड कैप, तो मिनिमम 50% पैसा तो आपका स्मॉल और मिड कैप में ही डल रहा है। तो अगर आपकी निवेश की अवधि मिनिमम 7 से 10 साल की नहीं है तो आप मल्टी कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 से 10 साल है, आपको पता है कि आज जो आप पैसा डाल रहे हो वो आपको कम से कम अगले 7 साल के लिए नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है, इमरजेंसी में भी आपको नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है, आपके पास इमरजेंसी के लिए दूसरा फंड इकट्ठा हो रखा है, तो आप इनमें निवेश कर सकते हो। बिकॉज ये हाई रिस्क फंड्स हैं लेकिन रिटर्न्स भी जनरली ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट मल्टी कैप फंड में पैसा डाल सकते हो, तो फंड मैनेजर ऑब्वियसली स्मॉल कैप में भी डाल रहा है पैसा, मिड कैप में भी डाल रहा है और लार्ज कैप में भी डाल रहा है, तो आपका पैसा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग कैप कैटेगरी में जा रहा है। या फिर आप खुद लार्ज कैप ले सकते हो, मिड कैप में ले सकते हो, स्मॉल कैप में ले सकते हो और आप एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो, राइट। अगर आपको मान लो 10 लाख रुपए निवेश करना है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मान लो 50% लार्ज कैप में डालना है तो मैं 5 लाख रुपए लार्ज कैप में डाल दूंगा, मुझे 30% मिड कैप में डालना है तो मैं 3 लाख रुपए मिड कैप में डाल दूंगा, मुझे 2 लाख रुपए या 20% स्मॉल कैप में डालना है तो उस हिसाब से। तो वो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको किस किस कैटेगरी में डालना है। तो जनरली जो अपने 20s में हैं, 30s में हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं, उनको पता है कि अगले 10, 15, 20 साल तक मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आई एम जस्ट सेविंग फॉर माई रिटायरमेंट, या कोई एक बड़ा गोल आएगा जो 10, 15, 20 साल बाद का है, तो आप ये एग्रेसिव कैटेगरी में डाल सकते हो। वरना आप थोड़ा रिलेटिवली लो वोलेटिलिटी, रिलेटिवली लेस रिटर्न कैटेगरी में जा सकते हो, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पर फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से कैटेगरी में किस टाइम पे वैल्यूएशन अच्छे हैं, किस टाइम पे रिटर्न्स अच्छे मिलने के होप हैं, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा। फिर आप लार्ज कैप फंड में डाल सकते हो, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप में वोलेटिलिटी कम रहती है, रिटर्न्स भी रिलेटिवली कम रहते हैं, 13-15% के आसपास आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप में डाल सकते हो, तो अगेन थोड़ा सा एग्रेसिव देन लार्ज कैप बट रिलेटिवली सेफर एज कम्पेयर टू द अदर फंड्स दैट आई सेड। डिविडेंड यील्ड फंड उन लोगों के लिए है जो काफ़ी 50s में है और ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनको वोलेटिलिटी कम चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, तो वो उनमें डाल सकते हैं। मोमेंटम फंड इज़ अगेन वेरी एग्रेसिव बिकॉज आप ऐसे स्टॉक्स पे पैसा डाल रहे हो जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं। तो अभी जैसे अभी सितंबर से करेक्शन आया था तो मोमेंटम फंड सबसे ज़्यादा गिरा था बिकॉज जो मोमेंटम स्टॉक्स थे जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, जैसे कि डिक्सन टेक, तो जैसे कि ट्रेंड, तो ये सब में मोमेंटम फंड को पैसा डालना पड़ेगा बिकॉज उनके इंडिकेटर्स के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स उसमें फिट बैठेंगे। लेकिन जब करेक्शन आया तो ये सारे स्टॉक्स कुछ 30%, 40%, 50%, उससे भी ज़्यादा गिर गए। तो मोमेंटम फंड्स कई केसेस में 20-25% गिर गए थे अभी जब रिसेंट करेक्शन आया। तो ये बहुत हाई वोलेटिलिटी फंड रहता है,
तो डिपेंड करता है, अगर आपको वैसा इफ़ यू कैन राइड दैट काइंड ऑफ वोलेटिलिटी एंड आपको वैसी इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद आती है तो आप उसमें डाल सकते हो। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड, अगेन ये थोड़ा सा इसमें पेशेंस काफ़ी चाहिए, बिकॉज आप ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हो जिनको टर्न अराउंड होने में टाइम लग सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है 1-2 क्वार्टर हो, कुछ केसेस में 1-2 साल लग जाए। तो इसमें पेशेंस काफ़ी चाहिए कि आपका NAV काफ़ी टाइम तक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो वो एक फैक्टर रह सकता है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। तो जनरली मैं बोलूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट स्टार्ट किया है या आपका 3-5 साल का अनुभव है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में रह सकते हो। अगर आप वेरी यंग हो और आपको 10 साल 7-8-10 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए तो आप मल्टी कैप फंड में डाल सकते हो। तो वो सबसे सेफ़र, सबसे कम झंझट वाले ऑप्शंस हैं जिसमें अच्छे रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको खुद से कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाना है। अगर आपको ऑलरेडी इन्वेस्टिंग का नॉलेज है और आप खुद डिसाइड करना चाहते हो कि अच्छा अभी स्मॉल कैप अंडर वैल्यू चल रहा है तो आप स्मॉल कैप में पैसा डालना चाहते हो, या आपको लगता है कि मिड कैप अंडर वैल्यू चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा तो आप उसमें डालना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ओवर वैल्यू हो रखे हैं, लार्ज कैप में अंडर वैल्यू हो रखा है तो आप उसमें निवेश करना चाहते हो, तो आप वैसे फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जो है डेब्ट स्कीम्स। तो डेब्ट स्कीम्स मतलब आपको जो लिक्विड पैसा चाहिए, जैसा आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आपको 2.5-3% इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे अच्छा आप पैसा डेब्ट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर सकते हो जहां आपको रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स मिल सकता है, 6%, 8%, 9%, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है और कौन सा फंड आप सिलेक्ट करते हो। तो मेन इसका जो पैसा निवेश होता है वो इस तरह से है कि आप किसी को उधार दे रहे हो, आप चाहे गवर्नमेंट को उधार दे रहे हो या बैंक्स को उधार दे रहे हो या कॉरपोरेट्स को उधार दे रहे हो, मतलब अच्छे स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस को आप पैसा उधार दे रहे हो, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद पूरा पैसा रिटर्न भी करेंगे और साथ साथ में आपको जितने टाइम के लिए आपने पैसे दिए हैं उसका ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। तो मेन उनका ये म्यूचुअल फंड्स में जो पैसे डालते हैं उसका वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अब आते हैं इसमें कौन से टाइप के फंड्स हैं। तो ये डिफरेंट ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट फंड्स हैं। तो फर्स्ट आता है ओवरनाइट फंड। तो जो फंड मैनेजर है वो ओवरनाइट मैच्योरिटी, 1 डे मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज़ में पैसा निवेश करेगा। आप बोलोगे कि ये क्या होता है ओवरनाइट सिक्योरिटी, मतलब एक दिन के लिए पैसा कौन लेता है? तो ये जनरली जो बैंक्स हैं वो ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ कंज्यूम करते हैं या उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो कि कोई बैंक है जिसमें अचानक से कैश विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो उनको ओवरनाइट काफ़ी अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें पता है कि कल परसों वो पैसे दूसरे किसी तरह से आ जाएंगे तो वो लौटा देंगे। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत ही छोटा है, आपको 3-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको जो आपका करंट सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है, 2%, 3%, उससे अच्छा आप ओवरनाइट फंड में पैसे पार्क करोगे तो 4%, 5%, 6%, डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड वाला जैसे सिनारियो हो गया कि आपको पता है कि आपको कुछ दिनों बाद पैसे खर्चे करने पड़ने वाले हैं, तो आप पैसा लिक्विड फंड में डाल सकते हो। आपका 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब एक अंदाज़न आपका नज़रिया है। मान लो मेरा एग्जांपल दो कि मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार अगर करेक्शन चल रहा है तो मुझे पैसे निवेश करने हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और थोड़ा गिरेगा, बाद में मैं निवेश करूँगा, राइट। तो मैं पैसे अपने लिक्विड फंड में पार्क कर दूंगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट डे मुझे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं शेयर बाज़ार में निवेश कर दूंगा। उसी तरह आपका कुछ ख़रीदने का हो या कुछ दूसरा एक्सपेंस करने का हो तो इसलिए आप लिक्विड फंड में पैसे डाल सकते हो। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। तो इसमें अगर आपको जनरली
कहा जाता है कि अगर आपका 3 से 6 महीने के लिए आपको पैसे पार्क करने हैं तो आप एफडी वगैरह खुलवाओगे तो रिलेटिवली बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। उससे अच्छा अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में पैसा पार्क करोगे और आपका 3 से 6 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल जाते हैं। फिर आते हैं लो ड्यूरेशन फंड। तो इसमें अगर आपका 6 से 12 महीने का पैसे निवेश करने हैं तो आप लो ड्यूरेशन फंड में पैसे डाल सकते हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। फिर आते हैं मनी मार्केट ड्यूरेशन फंड। तो इसमें अगर आपको 1 साल तक के पैसा निवेश करना है तो आप इसमें कर सकते हो। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मतलब 1 से 3 साल के लिए अगर आपको पैसे निवेश करना है तो एफडी से बेटर आप इसमें डाल सकते हो, आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। फिर आते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड। तो 3 से 4 साल का अवधि का नज़रिया होता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखोगे तो 4 to 7 ईयर्स होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन देखोगे तो 7 साल से ज़्यादा का नज़रिया अगर आपका है तो रेकमेंडेड है, आप इसमें डाल सकते हो। तो एक सवाल आप पे उठेगा कि क्या मैं मतलब जैसे ये अब पैसा कुछ महीने या कुछ साल के लिए डाल रहे हो तो आपके पास बैंक में एफडी खुलवाने का ऑप्शन भी है और ये म्यूचुअल फंड में भी आप डाल सकते हो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। आपको सेफ्टी चाहिए तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कौन सा चूज़ करें, तो वो आपके टैक्सेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए एंड कम टैक्स देना है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो आप लो टैक्स ब्रैकेट कैटेगरी में हो, 10% ही आपका टैक्स का ब्रैकेट है या 0% है या 20% है, तो आपके लिए शायद एफडी बेटर पड़े। बिकॉज एफडी में आपका जो पैसा बनेगा, इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर आपका जो टैक्स ब्रैकेट है उस हिसाब से आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लो आप 0% में हो या 10% कैटेगरी में हो तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में डिसाइडेड है कि अगर आपका नज़रिया आपने 2 साल के कम के लिए निवेश किया तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा फिक्स, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो, टैक्स कैटेगरी में हो। और अगर आपने 2 साल से ज़्यादा के लिए निवेश किया तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अपने जो भी रिटर्न्स जनरेट किए हैं उस पर। तो अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए एफडी वगैरह सही है। लेकिन अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट कैटेगरी में आते हो, मान लो आप 30% के कैटेगरी में हो या फिर आप 20% के कैटेगरी में हो, तो आपके लिए ये बेटर है ना कि अगर आपने 2 साल से ज़्यादा के लिए निवेश किया तो आपको 12.5% ही टैक्स देना है। जबकि अगर आप एफडी में डालोगे तो आपको 30% टैक्स देना है। उसी तरह से अगर आपने 2 साल से कम के लिए निवेश किया तो आपको वहाँ पर 30% देना है, जबकि यहाँ पर आपको 20% ही टैक्स देना है। तो आप किस टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो और आपकी टैक्स प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से आप या तो इसमें पैसा डाल सकते हो या एफडी में पैसा डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं डायनामिक बॉन्ड। तो इसमें फंड मैनेजर के ऊपर है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के सिक्योरिटीज़ में भी पैसा डाल सकता है और लॉन्ग ड्यूरेशन में भी डाल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फंड मैनेजर, वो डिसाइड करेगा। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो इसमें मिनिमम 80% पैसा AA+ या उससे अबाउ रेटेड कॉर्पोरेट फंड्स में भी डालना होता है। मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी के, एकदम सेफ मान सकते हो वैसे वाले कंपनीज़ के बॉन्ड्स में ही पैसा डालते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सेफ़ है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं देगी, तो आपको इस फंड में सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम मिलते हैं। फिर आता है क्रेडिट रिस्क फंड। तो इसमें मिनिमम 65% पैसा AA या उससे बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही पैसा डलता है। मतलब इसमें आपका कैपिटल पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मतलब हो सकता है म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में पैसा डाला, वो कंपनी डूब गई, तो आपका पैसे का कैपिटल का ड्रॉ डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मान लो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 7-8% रेट मिल सकते हैं, तो आपको हो सकता है क्रेडिट रिस्क फंड में 11-12% रिटर्न्स मिल जाए। लेकिन वो एक कैपिटल रिस्क रहेगा कि जहाँ फंड मैनेजर पैसा डाल रहा है उसमें से अगर कोई कंपनी बर्बाद हो गई,
बंद हो गई तो उसका पैसा डूब भी जा सकता है, तो आपका NAV फटाक से नीचे भी गिर सकता है कभी कभार। फिर बैंकिंग एंड PSU फंड, जैसे नेम बता रहा है कि उनको बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें मिनिमम 80% पैसा उसमें डालना ही होता है। मतलब जो बहुत ही ऐसा सेफ इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए ये वाला है कि आपका पैसा इंटरेस्ट रेट आपको रिलेटिवली थोड़ा कम मिलेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी जनरली थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपका पैसा बहुत सेफ है, मतलब आपका कैपिटल डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर गिल्ट फंड है, ये सबसे सेफेस्ट है, बिकॉज गिल्ट फंड मतलब फंड मैनेजर को 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट में आप फिस्कल डेफिसिट सुनते होगे बजट वगैरह में, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अगर 100 रुपये का टैक्स या उसकी आय होती है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, तो अगर उसने 100 रुपये कमाए और उसने 105 रुपया खर्चा कर रहा है उस साल, तो 5% का फिस्कल डेफिसिट हुआ कि कमाए 100 रुपये और खर्चा कर दिया 105 रुपये। तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो कहाँ से आएंगे, तो गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है कि मुझे पैसे चाहिए, वो काफ़ी हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ में होते हैं, तो वो इशू करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे, तो उस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गिल्ट फंड पैसा डालते हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट है और इसमें गवर्नमेंट में ही पैसा डालता है, तो अनलेस एंड अनटिल हमारी गवर्नमेंट ही डूब जाए, कंगालिया हो जाए, तो वो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज यहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है अमंगस्ट ऑल दिस फंड्स। फिर है गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। तो जैसा नाम बता रहा है कि जब भी फंड मैनेजर इसको मैनेज करेगा तो उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जो पैसा डाला होगा तो वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेगा कि 10 ईयर्स में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उतना इंटरेस्ट रेट और उतने की सिक्योरिटीज़ वो मेंटेन करें। तो अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 10 ईयर्स में आज की डेट में आई थिंक 7.5% के आसपास का रिटर्न्स मिल रहा है, तो विच इज़ गुड इनफ। अब बैंक में भी FD वगैरह में डाले हो तो उतना ही मिलता है, तो सिमिलर रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर लास्ट में आता है फ्लोटर फंड। तो इसमें मिनिमम 65% फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं। मतलब फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स, आपने फ्लोटिंग रेट लोन के बारे में सुना होगा। मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, RBI मान लो इंटरेस्ट रेट घटा रही है, तो इन लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालते हैं कि जब RBI रेट घटाए तो आपका भी जो आपका रिटर्न्स मिले इस फंड से वो भी घटे उसी अनुमान में अप्रॉक्सीमेटली, और जब रेट्स बढ़ाए तो वो भी उसी अनुमान में बढ़े, राइट। तो जैसे बाकी दूसरे जो फंड्स है उसमें ऐसा मैंडेट नहीं है, तो हो सकता है कि अब जैसे इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो अगर आपने पैसे डाले और वो फंड हाउस ने ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट रेट में लॉक इन करके रखा है तो आपको कंटिन्यूसली हायर इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा। और सिमिलरली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और उसने लो इंटरेस्ट रेट वाले डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं तो आपको जब तक आपका रिन्यू नहीं होता, वो बॉन्ड मैच्योर नहीं होता, तो आपको लो इंटरेस्ट रेट ही मिलेंगे। जैसे सिमिलर FD में है, जो भी आपका रेट डिसाइड हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। बट फ्लोटर में वो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे जैसे RBI के हिसाब से रेपो रेट चेंज होते रहे वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी अप या डाउन होते रहें। तो ये सेगमेंट अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। काफ़ी सारे लोग जो FD वगैरह में पैसा डालते हैं या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं, उनको डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है जो सिमिलर काम करते हैं, ठीक है, बट थोड़े रिटर्न्स आपको बेटर दे सकते हैं। तो अगर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ये फिट बैठता है तो आप इसको ज़रूर इवैल्यूएट कर सकते हो। आप टैक्स में भी सेविंग्स कर सकते हो और उस हिसाब से आपके रिटर्न्स भी थोड़े से 1-2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी आप कमा सकते हो। अब चलते हैं हाइब्रिड फंड्स की ओर। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि ये हाइब्रिड स्कीम्स हैं जहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड पैसा भी निवेश होता है और डेप्ट ओरिएंटेड में भी डालते हैं, मतलब फिक्स्ड इनकम वाले में भी डालते हैं और शेयर बाजार में भी पैसा डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो जैसे नाम बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव है, 75-90% पैसा फिक्स्ड इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में डालता है। मतलब आपका लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस बहुत कम है
वोलेटिलिटी बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। और 10 से 25% पैसा उसको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है। तो मिनिमम 10% इक्विटी में डालना है और मैक्सिमम 90% उसको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है। फिर आता है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। तो इसमें 40 से 60% पैसा वो शेयर बाज़ार में डालेगा और 40 से 60% पैसा वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में डालेगा। फिर आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इसमें ऐसा है कि उसको मिनिमम 65% तो शेयर बाज़ार में पैसे डालना ही है और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 35% पैसे डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा एग्रेसिव है। वोलेटिलिटी जो अगले 2 फंड्स थे उनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगी लेकिन रिटर्न्स के स्कोप भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है डायनामिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो इसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसको लगे कि शेयर बाज़ार बहुत ही अंडर वैल्यू हो चुका है, काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो 100% पैसा शेयर बाज़ार में भी डाल सकता है, 80% डाल सकता है, 60%, जैसे उसको लगे वैसे। और जब उसको लगे कि यार शेयर बाज़ार बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है, बाज़ार करेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो पैसा जितना चाहे उतना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में मूव कर सकता है। फिर आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इसमें ऐसा है कि फंड मैनेजर को एटलीस्ट 3 एसेट क्लास में और हर एक एसेट क्लास में 10% पैसा डालना है। तो अगर एसेट क्लास की बात करोगे तो कौन से एसेट क्लास है? एक तो शेयर बाज़ार हो गया, मतलब इक्विटी रिलेटेड ये हो गया। फिर हो गया फिक्स्ड इनकम या डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हो गया गोल्ड। फिर हो गया रियल एस्टेट। फिर हो गया कमोडिटी। तो ये 5 अलग अलग तरह के एसेट क्लास है। तो फंड मैनेजर को मिनिमम अपना पैसा 3 एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो तीनों में मिनिमम 10% हो सकता है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जैसे एक में 70% डाल दिया, दूसरे में 20 डाल दिया, तीसरे में 10 डाल दिया, या एक में 80 डाल दिया, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे कैसे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है 33, ठीक है, फंड मैनेजर को। फिर आते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। तो इसमें है कि इक्विटी में उसको मिनिमम 65% पैसा डालना है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 10% डालना है और बाकी वो डेरिवेटिव्स में पैसा डाल सकता है, मतलब पैसा हेज कर सकता है। तो मान लो कि उसने 10,000 इन्फोसिस के शेयर ले लिए, तो वो साथ साथ में डेरिवेटिव के 5,000 के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कर सकता है, ताकि अगर इन्फोसिस के शेयर प्राइस गिर भी जाए तो वो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ जाए और उसका लॉसेस लिमिट हो जाए। तो ये थोड़ा हेजिंग वाला काइंड ऑफ फंड है। तो अगर मैं हाइब्रिड स्कीम्स में से बात करूँ तो सबसे बेस्ट तो है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि फ़ंड मैनेजर अच्छा हो, राइट? क्योंकि अगर फंड मैनेजर अच्छा है और वो सही से एलोकेशन ले पा रहा है कि अभी इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस है तो वहाँ मूव कर लिए, उसको लगा कि नहीं इक्विटी बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है तब उसने डेप्ट में मूव कर लिए, तो आपको काफ़ी लो वोलेटिलिटी पे अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन इसका फ्लिप साइड या डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर उसने गलत कॉल ले लिया, मान लो उसको लगा कि यार शेयर बाज़ार बहुत महंगा हो रखा है, मैं बेच देता हूँ और मैं फिक्स्ड इनकम में चले जाता हूँ, और फिर उसके बाद शेयर बाज़ार 20, 30, 40% और बढ़ जाए, राइट? तो आपके रिटर्न्स मिस आउट हो जाएंगे, राइट? तो इसमें फ़ंड मैनेजर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो ये सबसे अच्छा ये है। उसके अलावा बैलेंस्ड हाइब्रिड काफ़ी अच्छा है कि मिनिमम 40% पैसा इक्विटी में जाएगा, मिनिमम 40% पैसा डेब्ट में जाएगा, तो काफ़ी बैलेंस्ड ये है, राइट? तो ये हाइब्रिड जो स्कीम्स है वो जनरली उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिन्होंने शेयर बाज़ार में कभी पैसा डाला नहीं है। तो अगर आप ऐसे हो कि आपको शेयर बाज़ार से बहुत डर लगता है कि यार यहाँ तो बहुत ऐसा अचानक से उतार चढ़ाव हो जाती है, अचानक से 5% गिर गया, 10% गिर गया, 6 महीने में बाज़ार 15% गिर गया, ये सब हमसे सहन नहीं होता, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए, आपको लगता है कि यार एफडी वगैरह में या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं, तो मुझे थोड़े अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए, तो आपके लिए हाइब्रिड स्कीम्स आर द बेस्ट, जहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलती है और अच्छे रिटर्न्स का स्कोप भी मिलता है, एक बैलेंस बना रहता है, राइट?
और वैसों के लिए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड सबसे बेस्ट है, बिकॉज दोनों में ही बराबर का पैसा डाला रहता है। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो कि आपको बहुत कम रिस्क लेना है तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले सकते हो। आप थोड़े एग्रेसिव हो तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको फंड मैनेजर तो बहुत भरोसा है, अच्छा फंड हाउस मिला है, अच्छा फंड मिला है, तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ले सकते हो। तो आपके जो इन्वेस्टर प्रोफाइल है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो हाइब्रिड फंड्स ऐसा बीच में बैठते हैं, मतलब डेब्ट स्कीम्स आर लो रिटर्न्स लो रिस्क, हाइब्रिड स्कीम्स बीच में आते हैं कि मीडियम रिटर्न्स मीडियम रिस्क, और जो इक्विटी स्कीम्स है वो हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब चलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसी ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है। जैसे मान लो आपका रिटायरमेंट के लिए आप कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हो, राइट, तो इसमें मिनिमम लॉक इन होता है 5 साल या आपका रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आएगा वो, राइट। तो उसमें जब तक आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया फिल नहीं होता तब तक वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली चिल्ड्रंस फंड, तो इसमें अगेन 5 साल का लॉक इन है, या फिर आपका बेटा या बेटी 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये वाले जो स्कीम्स हैं वो वैसे लोगों के लिए सही हैं जिनके फिनेंसेस पे, जिनका अपने फिनेंशियल डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं है। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जिनका मतलब पैसा टिकता नहीं है, मतलब उनके अगर बैंक बैलेंस में पैसे आ गए तो वो खर्चा कर देंगे। तो बाकी जो फंड्स हैं जहाँ पर आपको ऐसे लॉक इन पीरियड्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वहाँ पर वैसे जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं या वैसे जो जिनका स्वभाव वैसा रहता है, तो अगर वो मान लो कि ये लॉक इन वाले फंड्स में नहीं डालें, मान लो उनको रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और फिर जब रिटर्न्स अच्छे आए या उनको ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने पैसे तुड़वा दिए और उसका खर्चा कर दिया, तो जो पैसे रिटायरमेंट के लिए सेव करने थे वो तो रिटायरमेंट के लिए सेव ही नहीं हुए, वो किसी और कारण से खर्चा हो गया। तो जैसे जो लोग वैसे वाले हैं जिनका मतलब कंट्रोल नहीं रहता, अचानक से खर्चा कर देते हैं, तो उनके लिए सही है कि एक फिक्स्ड लॉक इन रहेगा, आप चाहो तो भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो वैसे लोगों के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स बेस्ट है। और ये इन अ वे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह के आपको रिटर्न्स के ये देते हैं कि आपको लाइफ कवर रहेगा, फिर आप 10 साल तक आपको निवेश करना है, उसके बाद आपको हर महीने इतने मिलेंगे, या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने इतने मिलेंगे। तो उसको compete करने के लिए, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए ये म्यूचुअल फंड्स ने सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स निकाले हुए हैं। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो है अदर स्कीम्स, या जो बाकी के 4 स्कीम्स में फिट नहीं करते वो इसमें, या मिसलेनियस कैटेगरी आप मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स ये होता है कि फंड मैनेजर को एक बहुत ही क्लियर मैंडेट होता है कि जिस इंडेक्स के लिए वो फंड है, मान लो आपको निफ्टी जैसे रिटर्न्स चाहिए, राइट, तो निफ्टी के फंड्स होते हैं जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, तो और हर एक का एक वेटेज है, तो उस हिसाब से ही वो पैसा निवेश करके रखते हैं। तो अगर किसी कंपनी का वेटेज बढ़ गया तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे, किसी कंपनी का वेटेज घट गया तो उसमें घटा देंगे। तो जितना आपका निफ्टी रिटर्न्स देगा वो इंडेक्स फंड उतना ही अप्रॉक्सीमेटली 4-5-10 बेसिस पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रिटर्न जनरेट करके देगा। तो निफ्टी मैंने जैसे एग्जांपल दिया निफ्टी 50, बट आईटी फंड्स हैं, फार्मा इंडेक्स फंड है, ऑटो इंडेक्स फंड है, तो जो भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मिड कैप फंड है, मिड कैप इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, तो वो उसमें इन अ वे दीज आर पैसिव फंड्स। तो इसमें फंड मैनेजर के हाथ में ज़्यादा कुछ दिमाग चलाने का नहीं है कि अच्छा नहीं ये कंपनी अच्छा करेगी तो मैं इसमें एलोकेशन बढ़ा देता हूँ, नहीं। इंडेक्स में उसका जितना वेटेज है एग्जैक्टली या सिमिलर उसको वेटेज रखना है। तो इसमें फंड मैनेजर के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको बस जो भी फंड्स में मिमिक करना है वेटेज उतना ही मिमिक करना होता है। तो इसमें जनरली जो म्यूचुअल फंड्स की फ़ीस होती हैं, जो वो सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, वो कैप्ड रहती हैं टू 1.5%, जबकि जो एक्टिव फंड्स हैं जहाँ पर
फंड मैनेजर्स के हाथ में काफ़ी डिसीजंस होते हैं कि कौन से स्टॉक में डालना है, इसमें नहीं डालना है, उसमें ये करना है। तो उसमें वो थोड़ा क्योंकि दिमाग यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा फीस भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें इंडेक्स फंड्स में जनरली ये एडवांटेज होता है कि जो फीस होती है म्यूचुअल फंड्स की वो रिलेटिवली बहुत ही कम होती है। फिर आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये इंडेक्स फंड की तरह ही है, बस इसमें एक एडिशनल फीचर है कि जैसे शेयर बाज़ार है, जब बाज़ार खुला रहता है तो आप भाव कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहता है और आप जो भाव में चाहो उसमें खरीद सकते हो, बेच सकते हो, राइट, अगर बेचने वाला भी अगर आपको उस भाव में देने को तैयार है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी उसी तरह है कि उनका अंडरलाइंग तो इंडेक्स फंड ही होता है, लेकिन उसका एक एक्टिव भाव भी होता है, तो आप उसको ले बेच कर सकते हो। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड्स अगर आप में पैसा निवेश करना है तो आपको जो डे के एंड का NAV है वो ही मिलेगा, राइट। मान लो अगर आज मैंने सुबह को 10 बजे पैसा डाला तो आज के दिन का एंड का जो NAV होगा उस पर मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अगर दिन में अचानक से बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो आपको वो जो दिन में गिरावट हुई है उसका एडवांटेज उस टाइम पे मिल सकता है। मान लो कि कई बार होता है ना कि बाज़ार 2% नीचे खुला ही नीचे और फिर दिन में और 2, 2.5, 3% गिर गया, लेकिन बाज़ार बंद होते होते वो सारा रिकवर होके नो गेन नो लॉस में बंद हो गया। तो इंडेक्स फंड में अगर आप डालोगे तो वो आपको दिन के एंड का NAV मिलेगा। लेकिन अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालोगे तो अगर जब 2% गिरा होगा और आपने तभी पैसे डाले तो आपको वो गिरावट का थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। लंबी अवधि में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 1-2% के एडवांटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग को ऐसा एक्टिवली पैसा डालने का मन होता है और 1-2% के डिफरेंस उनके लिए मायने रखते हैं, उनके लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूज़ कर सकते हैं। फंड ऑफ फंड्स जैसे नाम बता रहा है कि ये दूसरे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में पैसा डालते हैं, राइट। तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के मतलब उसमें पैसा डालते हैं और एक फंड ऑफ फंड्स बनता है, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। तो ये फंड ऑफ फंड्स हो गया। फिर गोल्ड ETFs, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो अगेन ये गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स बैंक्स के, उसमें ये पैसा निवेश करते हैं। कॉमोडिटी फंड्स, तो जैसे एनर्जी हो गया या फिर एग्री हो गया या फिर मेटल्स हो गया। तो अगर आप उनमें से किसी में आप बहुत बुलिश हो कि नहीं यार स्टील का दाम बहुत बढ़ने वाला है या इस बार महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, तो आप कमोडिटी फंड्स वगैरह में कुछ लोग पैसा डालते हैं। फिर इंटरनेशनल फंड, जैसे आप नाम सजेस्ट करता है कि अगर आपको दूसरे किसी देश के उसमें पैसा डालना है, US में डालना है, चाइना में डालना है, ब्राज़ील में डालना है, रशिया में डालना है, मतलब डिपेंड्स जैसा फंड हाउस का जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हो। मतलब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे और वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में या उसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में वहाँ का उसमें पैसा डालेंगे। तो जैसे जैसे वहाँ पर इंटरनेशनल जो जिस मैंडेट में आपने पैसा डाला है वहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे। फिर आते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो उसमें बेसिकली 3 कैटेगरी है। तो कैटेगरी 1 में 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है वेंचर कैपिटल फंड्स। तो वेंचर कैपिटल मतलब जो स्टार्टअप्स हैं, न्यू एज कंपनीज या स्टार्टअप्स हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे डालते हो उसमें वो स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल मतलब ऐसी जो नई नई कंपनी आ रही हैं उसमें पैसा डालते हैं, राइट। तो ये बहुत हाई रिस्क होता है क्योंकि जो अभी नई नई कंपनी आई हैं तो वो जनरली लॉस मेकिंग होती हैं, उनका डेब्ट होता है, तो कंपनी बंद होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी ताबड़तोब आने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क फंड्स होते हैं ये। नेक्स्ट हो गया SME फंड्स। तो जैसा नाम बता रहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में पैसे डालते हैं। तो अब बोलोगे कि डिफरेंस क्या है SME फंड्स और वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल फंड्स जनरली जो नई कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, पिछले 3 साल 5 साल 7 साल वैसी जो अभी आई हैं, नई ग्रो हुई हैं, उनमें डालते हैं। जबकि SME फंड्स इज़ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो नई कंपनी हो,
हो सकता है वो 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी कंपनी हो, लेकिन अभी अच्छा करने की चाह रही है या फिर अपने आप को बड़े स्केल पे लेके जाने की चाह रही है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो म्यूचुअल फंड्स को रीच आउट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स उसमें पैसा डाल सकते हैं। फिर आते हैं सोशल वेंचर फंड्स। तो काफ़ी लोग होते हैं कि जिनको पैसा निवेश भी करना है और उनका माइंडसेट ऐसा भी है कि मुझे सोसाइटी को किसी तरह से हेल्प करनी है। जैसे रिसाइकलिंग हो गया, मतलब कुछ कंपनियां होती हैं जो रिसाइकलिंग वगैरह में होती हैं कि वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, या ग्रीन एनर्जी हो गया, मतलब एनीथिंग विच रिलेट्स टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो कंपनियां वैसी चीज़ों में काम करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डालोगे तो उनका मैंडेट रहता है कि उनको वैसी कंपनी में ही पैसे डालने हैं जो सोसाइटी में, एनवायरमेंटल में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। तो अगेन जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं, चाहे रोडवेज हुआ, हाईवेज हुआ, एयरवेज हुआ, पोर्टवेज हुआ, मतलब वाटरवेज हुआ, तो ये जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है उनको वैसी कंपनीज में ही पैसे निवेश करने पड़ेंगे, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। फिर अब आते हैं कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, या प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, या फिर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए, तो वो वैसी एसेट्स में पैसा डालते हैं। मतलब अगर आप किसी कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डालोगे तो वो इनमें से किसी एसेट क्लास में पैसा डालेंगे। मतलब शेयर बाज़ार नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसके अलावा राइट, आप अगर रियल एस्टेट पे बहुत बुली से हो, या आपको प्राइवेट इक्विटी लगता है कि स्टार्टअप्स में और ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, उसमें आपको बहुत पॉजिटिव हो, तो आप इसमें डाल सकते हो। या फिर कई बार डिस्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, कोई कंपनी या कोई कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, तो अब उसको दिवालिया जाहिर कर दिया है, तो अब उसमें से वैल्यू कम बची है, तो बैंक्स चाहते हैं कि हम इसको बेच दें, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स उसको खरीद सकते हैं। और लास्ट है कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें ये सबसे हाई रिस्क है, बिकॉज ये लोग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये लेवरेज भी ले सकते हैं, मतलब इस फंड में जो फंड मैनेजर है वो अगर चाहे तो पैसे उधार के लेके भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो ये काफ़ी ही रिस्की स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो इंडेक्स फंड्स हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, तो ये सबसे सेफेस्ट है, बिकॉज इंडेक्स फंड्स में वोलेटिलिटी ऑब्वियसली रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं डाल रहे हो, आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट है, तो जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी परफॉर्म करेगा। हालांकि मतलब अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स फंड ले रहे हो, जैसे आईटी, बैंकिंग, ऐसे कुछ, तो फिर अगेन जो थीमेटिक है सेक्टोरल वाले में आपने देखा था, वैसा आपका रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आप निफ्टी पे ले रहे हो, या सेंसेक्स वाला, या मिड कैप या स्मॉल कैप, वैसा वाला कोई फंड ले रहे हो, तो फिर जैसे जैसे वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपके रिटर्न्स जनरेट होंगे। तो ये सबसे कम रिस्की हैं इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड्स। और जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है वो सबसे ज़्यादा रिस्की हैं, बिकॉज ये आए ही पिछले कुछ सालों से हैं और इसमें काफ़ी इनोवेशन, मतलब काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी सेबी रिसर्च करके लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी रिस्की होते हैं, जैसे ही आप देख रहे हो कि स्टार्टअप्स में और रियल एस्टेट में और प्राइवेट इक्विटी, ये सब बहुत हाई रिस्की है। और इनमें से काफ़ियों में रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी है, कि मतलब नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स दैट दे कैन अलाउ, कुछ में रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर्स को ही वो अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब कोई भी आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे प्रीवियस वाले जो थे बाकी चारों स्कीम्स, उसमें ऐसा था कि कोई भी निवेश कर सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें भी जो इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड्स, गोल्ड ETFs, इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। लेकिन जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इसमें इन्वेस्टर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कोई भी आके निवेश नहीं कर सकता, बिकॉज ये बहुत ही हाई रिस्क की है। तो अगर किसी को समझ नहीं है रिस्क के बारे में, तो हो सकता है वो उसके पैसे डूब जाए, बर्बाद हो जाए, उसको ना समझ आए। तो
ये कैटेगरी HNIs या फिर बड़े कॉरपोरेट्स या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये हो सकता है, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इट्स रिकमेंडेड टू अवॉइड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। आई नो काफ़ी लोगों को ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि यार स्टार्टअप वगैरह में डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अनलेस आपका 2-5 करोड़ का कॉर्पस नहीं हो गया है और उतना ही पैसा इन सब में डालें जहाँ आपको पता है कि अगर पैसा डूब भी गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई विल स्टिल सर्वाइव, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ मोर ऑफ लाइक लॉटरी या मोर ऑफ लाइक कि ठीक है पैसे डाल दिए, अगर अच्छे रिटर्न्स आ गए तो ठीक, डूब भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहे 50 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स। आई एम गेसिंग कि काफ़ी सारे लोगों को ये सब पता नहीं होगा कि इतने अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में या आपको किस में निवेश करना चाहिए अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।